जिन्हें आपने टीवी पर देखा है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अब उनसे मिलने का समय आ गया है। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अपने पसंदीदा वक्ताओं से मिलिए, उनकी बातें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लाइव सुनिए। विचार, बहस और भारत के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनिए। बहुत सी रोमांचक जानकारियां जल्द आने वाली हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो जो हो रहा था वही हुआ। अमित शाह बोल नहीं पाए सदन में और वंदे मातरम गा दिया गया सदन में, यानी कि सदन जो है वो साइन डाई एडजर्न हो गया। मॉनसून सेशन टोटल वाइट वॉश। बता रहे हैं कि साहब कि 16% काम हुआ। वो 16% काम क्या हुआ? वो 16% काम ये हुआ कि कोई 9-1 बिल थे, ऐसे ही कोई ख़ास बिल नहीं थे, जो रूटीन के जो बिल थे वो रूटीन के बिल पास करवा लिए इन्होंने हल्ले गुल्ले में। लेकिन जिस चीज़ के लिए इन्होंने एक प्रकार से देश को तैयार किया था, तो उसकी हवा बनाई थी, हाइप बनाई थी, उसका पूरा मामला जो था वो डाला था और उत्तेजना बनाई थी, वो तो कुछ कर नहीं पाए। एक बार भी सदन को ऑर्डर में नहीं ला पाए, एक बार भी सदन में ढंग से चर्चा नहीं करवा पाए। अलावा इसके कि वो नीट वाला जो अधिनियम था, वो भी मैं कहूँगा कि इन्होंने जो अधिनियम है जल्दी में बनाया अंडर ड्यूरेस। क्यों? क्योंकि आप लोग जो थे वो कॉकरोचेस का आंदोलन हैंडल नहीं कर पाए। कॉकरोचेस का आंदोलन हैंडल करेंगे कैसे? कोई तो ऐसा थिंक टैंक नहीं है इनके पास जो इनको प्रॉपर एडवाइस दे सके। यदि कोई थिंक टैंक है तो उससे ये पूछते नहीं हैं। आरएसएस नाम का एक थिंक टैंक है, वो आरएसएस का थिंक टैंक जो है वो पूरी तरह से इस समय भ्रम में चल रहा है। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको खुद को कुछ नहीं पता। यानी आप ये देखिए कि जेन जी, और जेन जी क्या है? जेन जी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा नैरेटिव है जो पश्चिमी देशों द्वारा बनाया गया है डेमोक्रेसीज़ को अस्थिर करने के लिए। और यह जेन जी जो है, इसका जो असंतोष है, तथाकथित असंतोष, वो मैन्युफैक्चर्ड है। क्योंकि जो पूरा का पूरा जो नीट के विरुद्ध जो आंदोलन कॉकरोचेस ने किया, उसकी कोई बेसिस नहीं थी। बेसिस इसलिए नहीं थी क्योंकि नीट की परीक्षा हुई, उसमें गड़बड़ियाँ सामने आई। वो गड़बड़ियाँ जो है देखते हुए नीट की परीक्षा तुरंत ही रद्द कर दी गई। तुरंत ही रद्द करने के बाद वो उसका जो है वो शीघ्र री नीट भी हो गया, रीटेस्ट भी हो गया और उसके परिणाम भी आ गए। लेकिन शिक्षा मंत्री को फिर भी इस्तीफा देना पड़ गया। क्यों देना पड़ गया? क्योंकि आज तक मैं कह रहा हूँ आज तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में होने वाली स्ट्रीट प्रोटेस्ट पर क्या किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी है, उसका प्रोटोकॉल नहीं बना पाई है। वो अभी तक नहीं समझ पाई है कि यदि दिल्ली में स्ट्रीट प्रोटेस्ट होती है तो क्या करना है, यदि पार्लियामेंट के घेराव होता है तो क्या करना है। उसका एक डिफ़ॉल्ट रिएक्शन है, वो डिफ़ॉल्ट रिएक्शन है सरेंडर। शाहीन बाग में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुसलमान सामने थे। तो जब मुसलमान सामने आते हैं ना, तो फिर उनको जो है वो लगता है कि भाई मुसलमानों को हम अपोज करेंगे, मुसलमानों की धुलाई भी करेंगे, मुसलमानों की पिटाई भी करेंगे तो फ़ायदा होगा। वैसे ही कोई भी और आता है, वो आपके किसान आ गए था, तो किसान आ गए तो उन्होंने 13 महीने तक दिल्ली को घेर के रखा। भाई लोग कुछ नहीं कर पाए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अलावा इसके कि उनको दिल्ली से बाहर रोक के रखा। साहब जो है दिल्ली की सारी सड़कें जो है जाम हो गई। दिल्ली से आने जाने वाले बाहर के जितने भी रास्ते थे वो सब बैरिकेड कर दिए गए। सरकार जब इस प्रकार की कमज़ोरी दिखाती है तो उसको कोई कभी लाभ होता नहीं। मैंने नहीं देखा उसको लाभ होते हुए इस प्रकार की कमज़ोरी दिखाने पर। भारतीय जनता पार्टी को संभवतः ये उनके यहाँ जो अंदर की जो उनका जो डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है वो ये है कि भाई जोर ज़बरदस्ती नहीं दिखानी है और अपनी ताकत नहीं दिखानी है, उससे नुकसान हो जाएगा बस। भाई तो कोई नुकसान ऐसा अभी तक आज तक होते नहीं देखा, बल्कि आपका नुकसान जो 2024 में हुआ था वो आपकी कमज़ोरियों की वजह से हुआ था। क्योंकि आपका एक परसेप्शन बन गया था कि आप
हिंदुत्व विरोधियों के सामने, राष्ट्र विरोधियों के सामने झुक जाते हो कि आप ऑफिस में तो हो, आप पावर में नहीं हो, आपको पता नहीं पावर कैसे यूज करनी है। उदाहरण देते हैं, उदाहरण आरएसएस के पास सोच समझ के कह रहा हूँ मैं, हल्के फुल्के नहीं कह रहा हूँ। आरएसएस को एक मंत्रालय के पूर्ण संचालन का अधिकार प्राप्त था इस सरकार, उसका नाम शिक्षा मंत्रालय। और उस शिक्षा मंत्रालय से ने आज तक क्या किया उसका कुछ पता नहीं है। अभी भी जो हायर एजुकेशन में जिन मैडम को नियुक्त किया गया है वो भी जेएनयू की ही है। मैं आपको बता सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक एंटी इंटेलेक्चुअल वातावरण है। उनका ये मानना है कि इंटेलेक्चुअल्स जो है वो चूँकि संघ के अनुशासन का पालन नहीं करते हैं और पलट कर जवाब देते हैं, रैशनलाइज करते हैं, कारण देते हैं, तो वो जो है उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो वो ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं जो भले ही लेफ्ट के हों लेकिन चरण चुम्बन करते हो। तो ऐसे ऐसे लोग अपॉइंट किए कर रखे हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। वहाँ भोपाल लिट फेस्ट वाला याद कीजिए, ये इन्हीं के अपॉइंटेड एक वाइस चांसलर जो थे वो खड़े हो गए, कहने लगे कि हमें बाबर का नाम तक नहीं लेना चाहिए। ना, बाबर का नाम बिल्कुल मत लो। जो बाबर लिख के गया है, जो हिस्ट्री लेफ्टिस्ट ने बाबर के नाम पे लिख दी है, उसको वैसे का वैसे एक्सेप्ट कर लो। यही कर रहे हैं इतने दिनों से। छोटा मोटा प्रयास 10 वर्ष बाद शुरू हुआ, 10 वर्ष बाद जब आरंभ हुआ और वो एक आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम की कोई आधी अधूरी बात चली, ये कुछ चेंजेस आरंभ किए, तो जो चेंजेस के जो प्रणेता थे उनके विरुद्ध कुछ टिप्पणी की कोर्ट ने, उनके विरुद्ध भी नहीं टिप्पणी की। उनका किसने किया तो पता चला मिशेल दानिनो, जो कि इस पूरे उपक्रम में एक ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से निष्ठावान और पूरी तरह से निष्पक्ष व्यक्ति थे, उनको सैक्रिफाइस कर दिया गया। बैक सीट ड्राइविंग आरएसएस करे और आरोप किसी और पर मढ़ा जाए। दूसरा बड़ा उपक्रम जो चला रही थी आरएसएस, उसका नाम है राम मंदिर। और राम मंदिर जो था वो, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया। उसमें कोई आरएसएस अकेली नहीं थी, बल्कि आरएसएस तो भाई साहब भाग छूटी थी सबसे पहले 1992 के बाद। न केवल भाग छूटी थी, वो उसने अपने सिद्धांतों तक में परिवर्तित कर लिया था। उसने सर्वधर्म समादर समिति बना ली थी, उसने अष्ट सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए थे। उन अष्ट सिद्धांतों में मुसलमानों के सामने और क्रिश्चियंस के सामने एक आत्मसमर्पण जो था उसका एक आधारभूत अंग था। ये सब कार्य आरएसएस ने किया था। तो भला हो अशोक सिंघल जी का जो ये कार्यक्रम चलता रहा, जिन लोगों ने बिल्कुल कभी भी किसी प्रकार की माफ़ी नहीं मांगी, उनमें से अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ, इस तरह के लोग थे। और बाद में जब अवसर मिला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप ये इसका ट्रस्ट बनाइए, तो सरकार ने वो पूरा का पूरा कार्यक्रम आरएसएस को दे दिया, जिन्होंने चंपत राय को थोपा, और कोई नहीं मिला इनको। और वो चंपत राय जिसको योगी जी ने ऐसा दुत्कारा, ऐसा नकारा, ऐसा बाहर किया, कहा कि ये बंदा मेरे पास तक नहीं आएगा। और सही बात बताएं कि जितना भी चंदा चोरी का प्रकरण हुआ वो योगी जी ने हैंडल कर लिया। कोई और होता तो ये हमारे जो आरएसएस के महान लोग हैं वो पूरे प्रकरण की ऐसी तैसी करवा देते हैं। भाई देखिए, राजस्थान में कार्यक्रम हो रहा है, पांचजन्य कार्यक्रम करवा रहा है, पांचजन्य भी लोग कहते हैं कि आरएसएस का मुखपत्र है। हालांकि कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी असहज अवस्था होती है तो आरएसएस उसको उसी प्रकार डिसोन कर देता है जैसे कि वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को डिसोन कर देता है। और वैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रमों में आपको मोहन दावत जी जाते मिल जाएंगे, सैयद इफ्तिखार उद्दीन जो है वो कौन, उनकी किताबों को विमोचन करते मिल जाएंगे। सबसे मज़ा तो तभी आया था जब वो सैयद इफ्तिखार उद्दीन की किताब का विमोचन कर रहे थे। उस किताब को मैंने मंगाया, विशेष रूप से पढ़ा, तो पाया कि वो पूरा का पूरा जो वो खिलाफत वाला जो नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश कर रही है। और उस पर सवाल पूछे तो पता चला, उत्तर आया कि साहब वो सरसंघ चालक जी ने कोई वो किताब पढ़ी थोड़ी है। ये
मानसिक गुलामी का अंत, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पंच प्रणों में सम्मिलित है, तो ये मानसिक गुलामी का अंत जो है, वो जो गुलामी के इंस्ट्रूमेंट और गुलामी के टूल्स हैं जो ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स ने बनाए हैं और जिनके माध्यम से उन्होंने ब्रेन वॉश किया है, उनका काउंटर किए बिना हो जाएंगे क्या? सोचने वाली बात है। अभी तो जो भी ये वाइट वॉश होने से जो कुछ भी हुआ है, इससे मैं आपको ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, एक कोर वोटर है और एक सीजनल वोटर है। तो सीजनल वोटर का क्या हो, तो कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा। कोर वोटर अत्यंत निराश है, वो कमज़ोरी नहीं देखना चाहता। अच्छा, यदि आपने कोई किसी प्रकार का समझौता किया है तो वह अपने कोर बेस को तो आप कम्युनिकेट करते ही नहीं। कम्युनिकेशन तो आपकी स्ट्रेंथ है ही नहीं, कम्युनिकेशन आपको आता ही नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए तो आप करना ही नहीं चाहते। आप केवल वह INV मिनिस्ट्री के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। INV मिनिस्ट्री जो है वो उससे ज़्यादा अक्षम इस समय कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मेटा को आप कंट्रोल कर नहीं सकते, बस उसको आंखें दिखाते रहते हैं, वो थोड़ा बहुत आपको अपीज़ कर देता है। थोड़े बहुत कोई प्राइम मिनिस्टर आपका जो है वो वीडियो उन्होंने हटा दिया था, उसको वापस अपलोड करवा दिया, उसी से कार्यक्रम हो गया। बाकी जितने भी राष्ट्रवादी हैं उनके अकाउंट्स के साथ में और उनके वीडियोस के साथ में जो कुछ भी होता रहे, आपको कोई लेना देना नहीं। बहुत बुरी स्थिति है इस समय, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। चुनाव आप जीतते रह सकते हैं, लेकिन अगर नैरेटिव को पकड़ के नहीं रखेंगे, अगर नैरेटिव पे अपना कंट्रोल नहीं करेंगे, वीरता से उस पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अचानक एक दिन जो है ये पूरा का पूरा ढांचा भरभरा के गिर सकता है। क्योंकि नैरेटिव पर, आपके स्ट्रीट फाइटर्स पर, उन्हीं पर ये पूरा ढांचा खड़ा हुआ है और वो ही विलुप्त होते जा रहे हैं, वो विलुप्त होते जीवे। सोचने की बात है, गहरे चिंतन की बात है। सामने, आपके सामने जो इस समय दुश्मन खड़ा हुआ है, वो हो सकता है कि इस समय दुर्बल हो, कमज़ोर हो, वीक हो, लेकिन दुर्बल, कमज़ोर, वीक जब है तब उसको बजाय उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के, यदि आप उसको इंडल्ज करेंगे, जैसा कि आपने कॉकरोचेस के साथ में किया कि जब वो बिल्कुल दुर्बल थे, जब 200-250 लोग आ रहे थे और उस समय उनको हटा के ख़त्म करना था, तो वो नहीं किया और अल्टीमेटली अचानक उनको ट्रैक्शन मिला और ट्रैक्शन मिलकर वो आपके ऊपर चढ़ दौड़े और आपने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे ज़्यादा ख़राब ऑप्टिक्स क्या हो सकते हैं? राहुल गांधी के सामने आपने आत्मसमर्पण कर दिया कि राहुल गांधी जो है उनको वो वीटो दे दिया गया है कि ये चाहेंगे तो पार्लियामेंट चलेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगी। ओवरऑल वेरी डिसअपॉइंटिंग सेशन। खाली वॉशआउट जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो पूरी की पूरी ऑप्टिक्स थी और जो पूरा का पूरा व्यवहार था सरकारी पक्ष का, वो तो ऐसा लग रहा था कि बस वो राहुल गांधी के सामने नतमस्तक ही है, बोलते कुछ भी नहीं, व्यवहार जो दिखा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।